नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और न्यूज एट 8 के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये कभी रुकता नहीं है, लेकिन बरसात के मौसम में न केवल मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगता है, बल्कि ये शहर पानी में तैरने भी लगता है। हालत ये होती है कि समंदर देखने के लिए किसी चौपाटी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मायानगरी की सड़कें ही समंदर बन जाती हैं और ये मुंबई की नियति बन चुका है। बरसात के मौसम में मुंबई हर बार डूबती है और इस बार भी डूबी है। बरसात से पहले तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बरसात में ये दावे बह जाते हैं और इसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं और मुंबई पानी में सरकने को मजबूर नजर आती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बारिश के चलते मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए। अंधेरी सबवे पूरी तरह पानी से भर गया। विलेपार्ले, चेंबूर और मुंब्रा शिल्पाटा समेत कई इलाकों में हालात खराब हो गए और इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। मुंबई में जुलाई का महीना बारिश के नए रिकॉर्ड के साथ खत्म हो रहा है। अभी तक 1505 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले पिछले साल जुलाई के महीने में 1771 मिलीमीटर का रिकॉर्ड बना था। अब मौसम विभाग ने मुंबई के लिए कल सुबह 8:30 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ठाणे, पालघर, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, रायगढ़ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का असर मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन पर भी पड़ा। कई उड़ानों में आज देरी हुई। और महाराष्ट्र के पुणे में भी जबरदस्त बरसात से हालात खराब रहे। पुणे की लगभग 15 हाउसिंग सोसाइटी में बारिश का पानी घुस गया। वहीं 4 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। पुणे शहर की 4 अलग अलग जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पिंपरी चिंचवाड़ में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पुणे का भिड़े ब्रिज भी बरसात से प्रभावित हुआ। ब्रिज के नीचे पानी भर गया और आसपास का इलाका भी जलमग्न हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल रात से पुणे में जो ज़ोरदार बारिश हुई है, उसकी वजह से पूर जैसी स्थिति पुणे में हो चुकी है और उसकी वजह से पुणे के नागरिक जो इतने त्रस्त हुए हैं, उसकी वजह से जो 6 से 7 फुट तक पानी ऊपर तक गया था और इसकी वजह से बहुत सारे जीवन धोखे में भी थे। तो अब हम बात करते हैं एक नागरिक से जो इसकी वजह से त्रस्त है। अंकल जी, क्या हुआ था? हाँ, मेरा नाम महेश साठे है। पूजा पार्क सोसाइटी में मैं रहता हूँ। सुबह 4:30-5 बजे पानी आना शुरू हुआ। पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि पानी आ रहा है, इसलिए हम जल्दी बाहर निकले। इतनी जल्दी पानी भर गया है कि मेरे घर में 6 से 7 फुट पानी था। अभी एक मैं बताता हूँ आपको, ये सॉल्यूशन आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये मेरे को आज तक पता नहीं चला। अभी देखो, ऊपर 4 डैम है, एक खड़कवासला का है और बाकी के 3 और ऊपर है। तो वो सब मिला के 29 टीएमसी पानी रहता है डैम में, टोटल मिला के। उसमें से खड़कवासला 1.25 टीएमसी का है, 27 टीएमसी ऊपर रहता है पानी। तो खड़कवासला भरने की आप राह क्यों देखते हैं? अगर 1.5 टीएमसी खड़कवासला में होता है तो उसी वक्त आप रिलीज़ कर दीजिए ना वाटर। आपको मालूम है ऊपर अगर पानी बहुत हो रहा है, उधर से पानी नीचे आएगा, तो आप पहले थोड़ा रिलीज़ क्यों नहीं करते? अगर ऐसा जोरदार आप रिलीज़ करोगे तो यहाँ के लोग कैसे? कल आईएमडी ने बताया था कि रेड अलर्ट है पुणे शहर में, तो उसके पहले कुछ अलर्ट आया था आपको? प्रशासन ने कुछ किया था? कोई अलर्ट नहीं, कोई नहीं। मेरा लाख रुपए का नुकसान हो गया घर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वजह से जो पानी इधर सब आ गया है, उसके वजह से नागरिक को बहुत तकलीफ़ हुई है। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जगह है पूरी तहस नहस हो चुकी है और इसका भरपाई कौन करेगा, ये सवाल अब उठता है। और अभी ये देखना बाकी है कि अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो कितना टीएमसी पानी आएगा। अभी तक 60,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी खड़क
खड़कवासला डैम से छोड़ा गया है और बाकी के जो 4 धरण हैं वरसगांव, टेमघर, पानशेत और खड़कवासला में से बहुत सारा पानी छोड़ा गया है। और अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इसके आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन निकेतन के साथ रेवती, एनडीटीवी, पुणे। अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन था। सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष सुझाव देने के बजाय गाली दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष किसानों की योजनाओं पर चर्चा क्यों नहीं करता? बजट पर विपक्ष की राजनीति गलत है। बजट सत्र गाली देने के लिए नहीं है। तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा खनिजों की रॉयल्टी टैक्स नहीं मानी जाएगी। केंद्र सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने खनिज समृद्ध राज्यों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। 9 जजों की बेंच ने 8-1 के अनुपात से फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर असर सीधा पड़ेगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने 14 मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को लाभ मिलेगा। इस मामले में हमारे सहयोगी हरिवंश ने बात की झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से। दादा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को रॉयल्टी लगाने के जो अधिकार है उसको बरकरार रखा है, क्या कहेंगे, इससे कितना लाभ होगा? नहीं, देखिए, पिछले 25 वर्षों से हम डिप्राइव होते रहे और अब तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो श्रद्धेय व्यक्तित्व रहे हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे निर्णय हुए कि राज्यों को जो मिनरल बेयरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, तो इन सब राज्यों पर एक नाइंसाफ़ी हुई कि हम सबसे ज़्यादा प्रदूषण झेलते हैं एक्सप्लोरेशन से। ज़मीनें हमारी जाती है, विस्थापित हम होते हैं, लेकिन उसका आर्थिक लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। ये दोहरा मार था। प्लस हम उस पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते थे, जो पूर्व में इस बात का जब MMRDA आया तो उसमें इस बात का रेगुलेशन था, उसको शिथिल कर दिया गया। हमारे ही स्टेट में पिछले 25 वर्षों से खाली रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया। हम इस बात को बार बार कहते आए और केंद्र सरकार हमको डिप्राइव करती रही। इसी तरह अन्य राज्यों के साथ भी। तो अब ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है जिसमें हम अपने राज्य के पुनर्निर्माण में और अधिक विकास में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। हमारे पास संसाधन ज़्यादा हो जाएगा। अब हम रॉयल्टी जो 12%
पिछले बार था, वो रॉयल्टी तो मिलेगा ही, और साथ साथ हम अपना टैक्स भी देंगे, स्टेट का टैक्स भी लगाएंगे, उससे भी एक रॉयल्टी आएगा। एक मामला अभी भी फंसा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा खनिजों की ढुलाई वो रेल से होती है, लेकिन उससे स्टेट को अभी तक कोई लाभ नहीं है उसकी बिलिंग में, जबकि वो उस पटरी को भी बिछाने में हम विस्थापित हुए। और सबसे ज़्यादा जो हम राजस्व देते हैं भारतीय रेलवे को माल ढुलाई में, वो हमारा ही 2 रेल मंडल देता है, एक धनबाद, दूसरा चक्रधरपुर। तो वहाँ पर भी हमको लाभ होना चाहिए। इस लाभ के लिए आगामी लड़ाई हम लड़ेंगे। कल कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं। कल मुख्य समारोह मनाया जा रहा है। करगिल युद्ध साल 1999 में हुआ था। इस साल करगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो जाएंगे। हर साल करगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन देश के नायकों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं। इस बार देश 25वां करगिल दिवस मनाएगा। कल मुख्य समारोह हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। इस बजट को लेकर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर अर्थव्यवस्था में पैदा करने के लिए कई नए प्रस्ताव संसद के सामने रखे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ये बजट विकसित भारत का बजट है, इसमें क्या विजन आपने शामिल किया है और जो विकसित भारत का जो एक बड़ा एजेंडा है उसके तरफ कैसे ये बजट जो है वो भारत को ले जाएगा? इस बजट का सबसे मूल बात या थीम है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे देश को अगर विकसित बनाना है तो एक तरफ वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू फिल द लेबर पोजीशंस, द एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस दैट इंडस्ट्री विल बी क्रिएटिंग, बिकॉज इंडस्ट्री नीड्स पीपल टू सक्सीड। तो और उसके लिए स्किल्स चाहिए, और सो रोजगार के लिए स्किल चाहिए, इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग भी चाहिए। तो इस गैप को ब्रिज कैसे करें, इस बात पर हमने बहुत जोर दिया है इस बजट में। और 5 ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें 3 है जहां हम रोज़गार को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सब्सिडीज़ दे रहे हैं कि अगर कोई संस्था नई लोगों को लेते हैं, गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू फर्स्ट टाइमर्स, जिन लोगों ने अभी तक किसी संस्था में काम नहीं किया, उसके लिए एक सब्सिडी दे रहे हैं। और दूसरा कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाया, उनको भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि जब वो डिसीजन लेते हैं किसी प्रोजेक्ट पर कि क्या हम इस काम को मशीन के थ्रू करेंगे या हम लोग को एम्प्लॉय करेंगे, उस डिसीजन पे ये भी एक असर पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट के वजह से करने से हमें सब्सिडी भी मिलता है। अदानी समूह लगातार कामयाबी की कहानियां लिख रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का अप्रैल जून की तिमाही में शानदार प्रदर्शन रहा है। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 47% बढ़कर 5,379 करोड़ हो गया है। 1,628 करोड़ का एबिटा सालाना आधार पर 29.7% बढ़ा। एडजस्टेड पीएटी यानी टैक्स के बाद का मुनाफा 315 करोड़ सालाना आधार पर 73% बढ़ा। इसी तरह अदानी ग्रीन एनर्जी ने पहली तिमाही के मजबूत नतीजे घोषित किए हैं। एबिटा 2,374 करोड़ रहा, जो 23% ज्यादा है। इसने खावड़ा में 350 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की और भारत का सबसे बड़ा 5.2 MW विंड टरबाइन जनरेटर लगाया। वैकल्पिक बिजली के सेगमेंट में इसने FTSE रसेल ESG असेसमेंट में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि 5.0 का टॉप गवर्नेंस स्कोर मिला।
Reflecting on the financial performance for the first quarter of financial year 2025, our revenue from power supply has increased by 24% year-on-year to rupees 2,528 crore. Our EBITDA from power supply increased by 23% to 2,374 crore, with an industry-leading EBITDA margin of 92.6%. और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है, पेरिस ओलंपिक क्या भारत तोड़ेगा पदकों का रिकॉर्ड? पेरिस ओलंपिक खेलने गए भारतीय खिलाड़ियों से देशवासियों को बहुत उम्मीदें हैं। देशवासी उम्मीद कर रहे हैं कि खिलाड़ी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेकर लौटें। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या भारत इस बार पेरिस ओलंपिक में पदकों का रिकॉर्ड तोड़ेगा?